साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नए टॉपिक में सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। आज हम रस रस की परिभाषा और उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने अलंकारों को पूरा किया था। अलंकार हमारे अब पूरे हो गए हैं। अलंकार टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। आज हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ हैं, जिसमें रस रस एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे लोगों की आम जिंदगी से और सारी कहीं न कहीं व्याकरण की दृष्टि से बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है बिना रस के जिंदगी भी अधूरी होती है। रस मतलब यहाँ पर रसों का मतलब ये नहीं है कि हम जो जूस पीते हैं वो है। यहाँ रसों का मतलब है कि आपकी जिंदगी में किस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। कभी शोक आ जाता है, कभी किसी से घृणा होने लगती है, कभी किसी से प्यार होने लगता है। तो ये सारी बातें रस के अंदर आती हैं। जब हम इन सारे रसों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रस का होना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस। तो हम आज रसों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रस के बारे में जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको रस की एक अच्छी सी परिभाषा या आपको परिभाषा समझाने की कोशिश करूंगा। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर तब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ये अपने आप में किसी काव्य को जब हम पढ़ेंगे या हम उसे सुनेंगे, जब उसको सुनने या पढ़ने पर जो हमें आनंद की अनुभूति हो रही है उसे हम रस कहते हैं। रस क्या है कि रस हमारी जिंदगी में होने जरूरी है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जब रस का होना हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हमारी जिंदगी में शोक है तो हमें एक दिन सुख भी चाहिए, तो इसके लिए हमें प्रेम वात्सल्य की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारी जिंदगी में घृणा है तो हमें किसी से देश देश भी दिखाना पड़ेगा, किसी से हमें करुणा भी दिखानी पड़ेगी, किसी से हमें वीरता भी दिखानी पड़ेगी। तो इन सारी चीजों का होना जरूरी है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि किसी काव्य को पढ़कर सुनकर या नाटक आदि को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो सबसे पहले हम रस की परिभाषा लिखेंगे। आज हम रस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अलंकार को समाप्त किया है। अलंकार हमारे पूरे हो गए हैं। कोई भी अलंकार अगर आपका छूटा है तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी का आप सबको अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहें और अपने कमेंट्स के कुछ कमेंट्स बॉक्स को भर दें। आगे हम रसों की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि रस टॉपिक आज स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रस की परिभाषा या रस किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें इसे जानना है। तो मैंने कहा था कि किसी काव्य को पढ़कर सुनकर या नाटक आदि को देखकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी काव्य को किसी किसी काव्य को किसी काव्य को किसी काव्य को पढ़कर किसी काव्य को किसी काव्य को पढ़कर या फिर सुनकर पढ़कर या फिर सुनकर किसी काव्य को पढ़कर सुनकर नाटक आदि को आदि को देखकर देखकर नाटक आदि को देखकर जो आनंद की जो आनंद की जो आनंद की अनुभूति होती है अनुभूति होती है अनुभूति होती है। तो क्या होता है कि किसी काव्य को पढ़कर सुनकर नाटक आदि को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, रस। अब इसको अच्छे से और समझना है। तो जैसे कभी कभी हम देखते हैं किसी चीज को हम देख रहे हैं, फिल्म वगैरह अगर कुछ चलती है तो हम उसको देखकर, ये नाटक वगैरह चलते हैं तो उन्हें देखकर जब किसी कॉमेडी आ जाए
या कहीं करुणा की बात हो या वीर की, तो हमें जो अनुभूति होने लगती है उस समय, या किसी चीज को जब हम पढ़े वीरता की, अगर हम कोई पोएम पढ़े या हम कविता को पढ़े या किसी की कहानी को पढ़े, तो हमें जो अनुभूति होती है, या किसी के बारे में सुनने से, जैसे हमने जिसको देखा नहीं लेकिन उसकी अगर कोई हमारे सामने वर्णन कर रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है, तो हमें जो अनुभूति हो रही है उस समय, उन सारी चीजों का जब विश्लेषण या उन सारी चीजों का जो समग्र सोच हो रही है, ये उस समय जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब क्या है, वो सारी चीजें रस हैं। रस कभी भी किसी के अंदर भी जागृत हो सकते हैं, लेकिन कहा जाता है बिना रस के शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके अंदर रस की अनुभूति नहीं है वो शरीर ही नहीं है। तो आगे हम लिखेंगे कि रस के बारे में जो हमने लिखा है, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, नाटक आदि को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। एक हम नोट लिखेंगे, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट को जरूर आप याद रखें और लिख भी लें, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको लिखना है रस का सर्वाधिक, रस का रस का सर्वाधिक, रस का सर्वाधिक, रस का सर्वाधिक एवं सर्वांगीण विवेचन, एवं सर्वांगीण सर्वांगीण विवेचन, विवेचन सर्वांगीण विवेचन, सर्वांगीण विवेचन भरत मुनि ने, भरत मुनि ने, भरत मुनि ने, भरत मुनि ने नाट्य नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में किया है, नाट्य शास्त्र में किया है, नाट्य शास्त्र में किया है। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि रस का सर्वाधिक एवं सर्वांगीण विवेचन जो है, वो भरत मुनि ने अपने काव्य या अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में उसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया है। तो इसको हमें अच्छे से जानना है कि रस की बात कर रहे हैं, तो रस क्या है, रस के बारे में हमने रस की परिभाषा को जाना, और रस का सर्वाधिक जो प्रयोग किया गया है वो नाट्य शास्त्र में किया गया है। अब हम रस के अंग लिखेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के अंग, रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, कि रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है संचारी भाव, एक होता है संचारी भाव, एक होता है स्थायी भाव, एक होता है स्थायी भाव, एक होता है आपका, एक होता है विभाव, और एक होता है आपका विभाव, और एक होता है अनुभाव। ये 4 अंग होंगे। पहले रस जब होगा तो उसमें संचार होगा किसी चीज का, मतलब उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा, फिर वो धीरे धीरे जब रस बढ़ने लगेगा तो वो उसमें स्थायी हो जाएगा, और जब स्थायी होगा तो उसका क्या होगा, लौट के उसका विभाव, मतलब वो वापस दूसरे के प्रति आकर्षण का केंद्र बनेगा या आकर्षण होने लगेगा, और फिर वो दोनों व्यक्तियों के अंदर अनुभाव मतलब अनुभव होने लगेगा। अब उनको लगने लगेगा कि वास्तविकता में अब हम रसों के बीच जी रहे हैं, चाहे वो किसी रूप में हो। जैसे अगर किसी को संचारी भाव है तो उससे जरूर स्थायी भाव होगा, जब स्थायी भाव हो जाएगा तो विवाह होगा, जब विवाह हो जाएगा तो अनुभाव होगा। ये 4 इसके अंग हैं जिससे रस की क्रिया चलती है। कि सबसे पहले रसों में जो रसों का अंग है वो है आपका संचारी भाव। तो संचारी भाव मतलब उस चीज का पहले सबसे पहले संचार होगा, फिर वो धीरे धीरे शरीर में या उसके भावों में स्थिर होने लगेगा, फिर उसको उसका विवाह होने लगेगा, उसका अनुभव होने लगेगा, विवाह होने लगेगा, फिर उसका अनुभव होने लगेगा, मतलब वो चीजें समझने लगेगा कि ये चीजें ऐसे होती हैं या यह संसार में ये चीजें ऐसे चल रही हैं। तो याद रखना कि ये 4 इसके अंग होते हैं।
सबसे पहले हम संचारी भाव को जानेंगे कि संचारी भाव किसे कहते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें संचारी भाव के बारे में लिखना है कि संचारी भाव कहते किसे हैं, संचारी भाव की परिभाषा क्या है। तो संचारी भाव की हमें सबसे पहले परिभाषा लिखनी होगी कि संचारी भाव किसे कहते हैं। अब संचारी भाव की परिभाषा है कि वे भाव जो वे भाव वे भाव जो सहृदय के हृदय में सहृदय के हृदय में पाठक या, इसको आप लिख सकते हैं कि पाठक या श्रोता, मतलब सुनने वाले या बोलने वाले, पाठक या श्रोता हृदय में हृदय में हृदय में हृदय में श्रोता के हृदय में संचरण करते रहते हैं, संचरण संचरण करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं अर्थात 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 क्या लिखना है, अर्थात उत्पन्न होते रहते हैं और अर्थात उत्पन्न होते रहते हैं और मिटते रहते हैं मिटते रहते हैं मिटते रहते हैं मिटते रहते हैं। ये क्या है, ये अस्थिर मनोविचार होते हैं। ये अस्थिर ये अस्थिर मनोविचार मनोविचार ये अस्थिर मनोविचार ये अस्थिर मनोविचार के होते हैं, मनोविचार के होते हैं। इनका मतलब स्थिर नहीं है, ये बदलते रहते हैं, कोई ना कोई नया विचार इनके अंदर आता रहता है। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इन्हें क्या है, इन्हें अगर व्यभिचारी भी आ जाए, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो याद रखना, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगर वो पूछ ले कि व्यभिचारी भाव कैसे किसे कहते हैं, तो स्त्री को कहते हैं। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक ही चीज है, इसको याद रखना। तो इसमें परिभाषा है कि वे भाव जो सहृदय के हृदय में संचरण, मतलब पाठक या श्रोता के हृदय में क्या करते हैं, संचरण करते रहते हैं, अर्थात उत्पन्न होते रहते हैं और मिटते रहते हैं। साथ में ये अस्थिर मनोविचार के होते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल है। जैसे किसी के मन में कभी कहो, अभी थोड़ी देर पहले उसके अंदर खुशी थी, एकदम खुश था, हाथ में था, और कोई ऐसी खबर सुने जिससे उसका मन शोक में चला जाए, तो वो चेंज हो जाए और थोड़ी देर बाद उसको और लगे तो करुणा होने लगी, मतलब वो रोने लगे, और हो तो कहो थोड़ी देर बाद उसको उसका बदला लेने की भाव आ जाए, तो हो सकता है उसके अंदर वीरता जाग जाए, और कहो थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगे कि जो हो गया तो हो गया, तो वात्सल्य भाव आ जाए, लगे कि जो भी है ठीक है। मतलब वो किसी भाव में जा सकता है, तो उसके अंदर ये लगातार परिवर्तन होता रहेगा, ये स्थिर नहीं रहेंगे, ये आएंगे चले जाएंगे। जैसे कभी कभी मनुष्य दुख में होता है तो कुछ समय बाद वो फिर उस दुख से बाहर निकल जाता है, कभी वो सुख में होता है तो कभी कभी वो दुख में चला जाता है, कभी कभी वो प्रेम में चला जाता है, कभी कभी वो द्वेष में चला जाता है। ऐसे उसके भाव अंदर चेंज होते रहते हैं। तो जिसको चेंज होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मतलब उत्पन्न होते रहेंगे, मिटते रहेंगे, उन्हें हम संचारी भाव कहेंगे। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण एक नोट आपको यहाँ और लिखना है कि ये कितने होते हैं। तो इनके बारे में हमें लिखना है कि संचारी भाव है जो, इनकी संख्या 33 मानी गई है। यहाँ लिखना है संचारी भाव की संख्या 33 मानी
गई है, जो निम्न है, निम्न है। अब मैं यहाँ नहीं बनेंगे, ऊपर लिखूंगा, लेकिन ये आपको लिखना है। ये एक्यूरेट एकदम सही संख्या है। कभी कभी इसमें लोग घटाए बढ़ा देते हैं, कोई कोई इसको बढ़ा के भी बोल देता है, लेकिन ये 33 ही संख्या है, एकदम सही है। इसमें ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है, तो इसको याद रखना। और जब भी हम लिखें, जब भी हम कोई किसी और जगह से भी पढ़ें या हम लिखें, तो हम इन 33 को याद रखें, और फिर जो लिखा रहा है, इसका बता रहा है, उनसे हम इनको मिलान करें कि अगर कोई चीज सेम तो नहीं है। हो सकता है कि उसके शब्द का हेर फेर हो, शब्द में अंतर हो, लेकिन चीज लास्ट में उसका मतलब वही निकले। तो लोग कभी कभी इसको बढ़ा देते हैं, लेकिन आंसर 33 ही माना गया है। अभी तक कोई भी आंसर कभी चैलेंज नहीं किया गया है। 33 ही इनकी संख्या है, जो हम आगे लिखेंगे कौन कौन से 33 हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, बहुत सारे लोग इनको चेंज करा देते हैं, बता देते हैं संख्या अलग से। तो इस तरीके से बहुत सारी पुस्तकों में ये संख्या अलग अलग भी है, लेकिन हमें याद रखना है कि इनकी संख्या 33 ही मानी गई है, इससे ज्यादा है ही नहीं। जो भी लिखा रहा है पढ़ लीजिए, लेकिन याद मत रखो, उनको भूल जाओ। ठीक है, पढ़ा रहा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, हमारी भी पढ़ लीजिए, वो पढ़ा रहे हैं उनकी पढ़, लेकिन संख्या 33 ही मानी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ज्यादा लिखा देते हैं, और कभी कभी कंफ्यूजन में तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और पूछने वाला भी उसी हिसाब से संख्या बढ़ा के पूछ लेता है। अब हम 33 कौन कौन से होते हैं, तो हम उन्हें लिखेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला नंबर हम लिखना है कि हमें हर्ष। पहला नंबर है हर्ष, दूसरा नंबर है विषाद, दूसरा नंबर है विषाद, तीसरा नंबर है आपका त्रास, तीसरा नंबर है त्रास, चौथा नंबर है लज्जा, चौथा नंबर है लज्जा, पांचवा नंबर है आपका, पांचवा नंबर है ग्लानि, पांचवा नंबर है ग्लानि, और छठवां नंबर है चिंता, चिंता, सातवां नंबर है आपका, सातवां नंबर है आपका शंका, और आठवां नंबर है शंका, और आठवां नंबर है असूया, अशु असूया, असूया। ठीक है, नौवा नंबर है आपका, नौवा नंबर है अमर्ष, अमर्ष, अमर, अमर्ष, और 10वां नंबर है आपका, 10वां नंबर क्या है, 10वां नंबर है मोह, 10वां नंबर है मोह, और 11वां नंबर है आपका गर्व। इसके बाद 12वां नंबर है उत्सुकता, 12वां नंबर है उत्सुकता, उत्सुकता, और उसके बाद है 13वां नंबर है उग्रता, उग्रता, 14वां नंबर है आपका, 14वां नंबर है आपका उग्रता के बाद है 14वां नंबर है चपलता, 14वां नंबर है आपका चपलता, 15वां नंबर है आपका, 15वां नंबर है आपका चपलता, चपलता के बाद क्या है आपका दीनता, दीनता, और 16वां नंबर है जड़ता, जड़ता। इसके बाद 17वां नंबर है आपका, 17वां नंबर है आवेग, आवेग, और 18वां नंबर है निर्वेद, निर्वेद, 19वां नंबर है आपका, निर्वेद के बाद है 19वां नंबर है धृति, 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 धृति है या घृति है, ध्यान दीजिए, जैसे धृति है, धृति। फिर बाद के बाद है मति, के बाद है मत, तीसरा नंबर है मत, तीसरा नंबर है विबोध, विबोध, विबोध। इसके बाद 22वां नंबर है वितर्क, 22वां नंबर है वितर्क, वितर्क, 23वां नंबर है
23वां नंबर है आपका श्रम। श्रम। 24वां नंबर है आलस्य। आलस्य। और इसके बाद 25वां नंबर है आपका 25वां नंबर है आपका निद्रा। निद्रा। 26वां नंबर है स्वप्न। स्वप्न। 27वां नंबर है आपका स्मृति। स्मृति। 28वां नंबर है मद। 29वां नंबर है आपका उन्माद। उन्माद। और 30वां नंबर है व्याधि। व्याधि। और 31वां नंबर है आपका अवहेल्या। 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 ठीक है। अवहेल्या। अवहेत्या का अवहेल्या। अविद्या। अविद्या है अविद्या। अविद्या। 32वां नंबर है आपका 32वां नंबर है अपस्मात। अपस्मात। और 33वां नंबर है मरण। ये आपके सारे क्या हो गए, इनकी संख्या, इसकी संचारी भाव की संख्या। तो ये हम लिख सकते हैं संचारी भाव की संख्या। नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको याद रखेंगे, हालांकि हमने उसके बाद ही लिखाया है तो आपको ये करेक्ट याद भी होगा कि हमने कब आपको ये बात बताई थी। जैसे अच्छे से याद रखें कि ये संचारी भाव की संख्या है। अब संचारी भाव के बाद हम लिखेंगे दूसरी हेडिंग डालेंगे, हमने ये पढ़ा था स्थायी भाव। दूसरा क्या है? स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? अभी हमने संचारी भाव के बारे में पढ़ा, 33 संचारी भाव की संख्या मानी गई है। अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो आपको स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, या स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे वे भाव, वे भाव जो सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में स्थायी रूप में, स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं, या प्रसुप्त, स्थायी रूप में प्रसुप्त। प्रसुप्त मतलब होता है सोते हुए। सोते हुए मतलब सोते हुए मतलब सोए हुए। सोते हुए, सोते हुए अवस्था में रहते हैं। अवस्था में रहते हैं। अवस्था में रहते हैं। इन्हें इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी है। इनकी संख्या 9 है। इनकी संख्या कितनी है? 9। इनकी संख्या 9 है। इनकी संख्या कितनी गई है? 9 मानी गई है, या 9, इनकी संख्या 9 है। ठीक है, ये याद रखना कि वे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप में प्रयुक्त प्रयुक्त अवस्था में रहते हैं, मतलब सोते हुए अवस्था में रहते हैं, इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है। अब कौन कौन से 9 होते हैं तो इन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहले ये हम लिखेंगे, इसमें लिखना है तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है स्थायी भाव। तो ये हम जो इनकी संख्या जो 9 मानी गई है वो हम इसको आपको बाद में
बताएंगे या पढ़ाएंगे। पहले हम इसका तीसरा नंबर है जो वो है आपका विभाव। तो हम सबसे पहले अब हम तीसरा नंबर विभाव के बारे में लिखेंगे कि विभाव किसे कहते हैं। स्थायी संख्या हम जो 9 है वो हम आपको जब रसवत लिखेंगे तो उसमें आपको हम लिखा देंगे कि 9 स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। तो अब हम विभाव की परिभाषा लिखेंगे। स्थायी भाव समझ लिया है। सबसे पहले हमने संचारी भाव पढ़ा, संचारी भाव के बाद हमने स्थायी भाव पढ़ा। अब स्थायी भाव के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्थायी भाव के बाद हम विभाव पढ़ने वाले हैं कि विभाव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम विभाव के बारे में जानेंगे कि विभाव की परिभाषा क्या है। तो लिखेंगे वे भाव जो वे भाव जो स्थायी रूप से वे भाव जो स्थायी रूप से या वे भाव जो स्थायी भाव को सॉरी वे भाव जो स्थायी रूप से नहीं है स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं, जगाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम विभाव कहते हैं। उन्हें हम विभाव कहते हैं। वे भाव जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले संचारी भाव होगा, फिर स्थायी भाव होगा। अब इसको जगाने का मतलब दोनों में आकर्षण का जो केंद्र बनेगा वो विभाव बनेगा, तभी तो वो जागृत होंगे, तभी तो वो एक दूसरे के प्रति भाव पैदा करेंगे। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, विभाव कहा गया है। और जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे रंग रूप, किसी का रंग देखकर, किसी रंग रूप देखकर जो जागृत होता है भाव, या आकार को देखकर, आकार को देखकर, या फिर उसका स्वभाव देखकर, स्वभाव देखकर, या फिर उसका गुण देखकर, या फिर उसकी दशा देखकर, दशा देखकर जो भाव उत्पन्न विभाव जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है कि स्थायी भाव को जगाने का कार्य करेंगे। तो जब ये विभाव उत्पन्न होगा तो इन सारी चीजों को देखकर स्थायी भाव को जगाने का कार्य करेगा। या तो उसका रंग रूप होगा, या फिर उसका कोई आकार होगा, या फिर उसका कोई स्वभाव होगा, या कोई गुण होगा, या कोई उसकी दशा मतलब उसकी स्थिति होगी। उस समय कोई भी ऐसी व्यवस्था जरूर होगी जिसके कारण वो समय वो विभाव स्थायी भाव को जगाने का क्या करेगा, कार्य करेगा, वह उसे जगाएगा। तभी आगे फिर क्या होगा, अनुभाव होगा। जब तक विभाव नहीं होगा तो अनुभाव भी नहीं होगा। अब विभाव के दो प्रकार हैं। विभाव कितने प्रकार का है, तो विभाव भी दो प्रकार का है। इसको हम इरेज कर देंगे, इसको हम इरेज करेंगे। विभाव भी क्या है, विभाव भी दो प्रकार का है। विभाव के कितने प्रकार हैं, विभाव के दो प्रकार हैं। विभाव के क्या है, दो प्रकार हैं। तो सभी को लाइक शेयर जरूर करते रहना है अगर क्लास अच्छी लग रही है, और क्लास में लगातार दे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। तो उससे बहुत सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो क्या है, अगर हम एक टॉपिक को छोड़ देंगे तो हमें बहुत सारी चीजें दिक्कत करेंगी। इसलिए मैंने बोला भी था जब वर्णमाला स्टार्ट की थी कि वर्णमाला से आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका वर्णमाला है। उसको आपने समझ लिया तो बाकी सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है और उसी समय पढ़ाएंगे जब उनकी जरूरत है। तो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं कि विभाव के प्रकार। तो विभाव के प्रकार कितने होते हैं, विभाव प्रकार या विभाव के प्रकार, विभाव के दो प्रकार हैं, या यहाँ लिख सकते हैं दो प्रकार का होता है।
ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। क्या है? विभाव दो प्रकार का होता है। सबसे पहले पहला नंबर है इसका, वो है आपका आलंबन। पहला प्रकार है आलंबन। पहला प्रकार क्या है? आलंबन विभाव। और दूसरा प्रकार है उद्दीपन विभाव। दूसरा प्रकार क्या है? उद्दीपन विभाव। तो आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव के क्या है? ये विभाव के दो प्रकार हैं। ये विभाव के क्या है? दो प्रकार हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसमें आप सबको पता होना चाहिए कि हमने वर्णमाला से स्टार्टिंग की थी। वर्णमाला शब्दों का वर्गीकरण, के बाद लिंग, वचन और हम अलंकार। कल ही हमने अलंकार को समाप्त किया है। आज हमने नई क्लास में सबसे पहले रस को स्टार्ट किया था। रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के अंग, और रस के अंगों में ही हम जो सबसे पहले प्रकार अभी सॉरी हमने नहीं पढ़े हैं, रसों के अंग पढ़े हैं कि रस के कौन कौन से अंग हैं। तो अंगों में ही हम सबसे पहले पढ़ा था हमने संचारी भाव, उसके बाद उसकी संख्या लिखी, स्थायी भाव। अब हम लिखने वाले हैं विभाव लिखा। अब विभाव के कितने प्रकार हैं? तो विभाव के दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब सबसे पहले हम आलंबन लिखेंगे कि आलंबन किसे कहते हैं, और आलंबन की परिभाषा से हम समझ में आएगा कि आलंबन कब उत्पन्न होता है, क्योंकि ये दोनों दोनों चरण किसके हैं? विभाव के। ये दोनों चरण विभाव में उत्पन्न होते हैं, तो उसमें पता होना चाहिए कि ये कब उत्पन्न होते हैं, ये कब इंसान के अंदर या किसी के अंदर ये प्रकट होंगे, तो कब होंगे। तो सबसे पहले में आलंबन की परिभाषा लिखनी है। जिन वस्तुओं या विषय, जिन वस्तुओं जिन वस्तुओं या विषयों पर या विषयों पर वस्तुओं या विषयों पर जिन वस्तुओं या विषयों पर अवलंबित होकर अवलंबित होकर अवलंबित होकर जिन वस्तुओं जिन वस्तुओं या विषयों पर अवलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या है? या उसे हम आलंबन कहते हैं, होते हैं आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव क्या कहते हैं? हम आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, तो आलंबन विभाव की जो हमने परिभाषा लिखी है कि जिन वस्तुओं या विषय या विषयों पर अवलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम आलंबन कहते हैं। ये हमें सबसे पहले आलंबन की परिभाषा मिली। अब हम दूसरी परिभाषा किसकी है? उद्दीपन की। दूसरी परिभाषा किसकी है? उद्दीपन की। कि उद्दीपन क्या है या उद्दीपन कैसे प्रकट होता है। तो उद्दीपन की हम परिभाषा लिखेंगे। अब हमें उद्दीपन की परिभाषा लिखनी है, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा आलंबन विभाव के कारण। अब क्या होगा? ये किसके कारण होगा? आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के कारण। सभी को क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, बिना बोले आपको कहना ना पड़े। आलंबन विभाव के कारण जो भाव आलंबन विभाव के कारण जो भाव जागृत हुए हैं, भाव जागृत हुए हैं, जागृत हुए हैं, जागृत हुए हैं, जागृत हुए हैं, उन्हें
जागृत हुए हैं, एक मिनट, यहाँ सही नहीं, जागृत हुए हैं, उन्हें उद्दीपन, उन्हें उद्दीपन करने वाले, उन्हें उद्दीपन करने वाले, उन्हें उद्दीपन करने वाले, या मतलब बढ़ाने वाले, उद्दीपन करने वाले या बढ़ाने वाले भाव, बढ़ाने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहते हैं। भाव उद्दीपन, उद्दीपन विभाव कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, तो आलम्बन विभाव के कारण जो भाव जागृत हुए हैं उन्हें उद्दीपन करने वाले या बढ़ाने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ये हमें सबसे पहले परिभाषा में सबसे पहले हमने जाना है, विभाव को जाना। विभाव के दो प्रकार थे, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन की परिभाषा को सीखा, इसके बाद हमने उद्दीपन की परिभाषा को। तो दोनों परिभाषाओं में आप समझेंगे कि पहले सबसे पहले क्या होगा, आलम्बन होगा, और आलम्बन से ही उद्दीपन प्रकट होगा। तो ये याद रखना है कि ये भाव, ये रस के एक 4 अंग है। इसमें मैंने संचारी भाव, फिर हमने आपको इसके बाद आपको अनुभाव, सॉरी संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और अब अनुभाव। तो 4 है, संचारी भाव, स्थायी भाव और फिर विभाव, और लास्ट में अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अनुभाव। इसके बाद हम क्लास को यही समाप्त करेंगे अनुभाव के बाद, और नेक्स्ट उसमें जाके नए टॉपिक मतलब सॉरी और जो बचा हुआ शेष है वो नई क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले इसमें चौथा नंबर जो है वो लिखना है अनुभाव। अनुभाव की परिभाषा हमको लिखनी है और इसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। अनुभाव की परिभाषा लिखेंगे कि इस अनुभाव को जानेंगे कि अनुभाव किसे कहते हैं। तो अनुभाव की परिभाषा है, स्थायी भाव के, स्थायी भाव के, स्थायी भाव के जग जाने, जग जाने, स्थायी भाव के जग जाने पर जो क्रिया, जो क्रिया, जग जाने पर जो क्रिया कलाप, क्रियाकलाप किए जाते, स्थायी भाव के जग जाने पर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, किए जाते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार का होता है, अनुभाव 4 प्रकार का होता है। अनुभाव कितने प्रकार का होता है, अनुभाव 4 प्रकार। तो अनुभाव की परिभाषा है कि स्थायी भाव के जग जाने पर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार का होता है। मैंने भी बताया था कि सबसे पहले आपको संचारी भाव प्रकट होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे स्थायी भाव होने लगेगा, फिर विभाव होगा, और विभाव के बाद फिर जो स्थायी भाव जब जग जाने पर जो क्रियाकलाप होने लगते हैं उसके कारण जो उत्पन्न होगा वो आपका अनुभाव होगा। तो अनुभाव कितने प्रकार का होता है ये हमें जानना होगा। तो हमने बोला अनुभाव 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है ये लिखना है। एक होता है आपका कायिक, काया। दूसरा आपका होता है मानसिक, मानसिक जो अपना सोच जो अपनी होती है, मानसिक। तीसरा आपका होता है आहार्य, आहार मतलब जो अपन खाना होता है अपन को, आहार।
और चौथा होता है आपका सात्विक, मतलब कोई भी चीज अच्छी होनी चाहिए। तो ये चारों चीजों का अनुभव होता है, वही आपका अनुभाव होता है। तो याद रखना, सबसे पहले उसकी काया कैसी है, फिर उसका मानसिक स्थिति कैसी है, ये हमें उसमें जानना होता है कि मानसिक व्यवस्था कैसी है। फिर उसको वो आहार लायक है या नहीं, फिर वो सात्विक, तो वो सत्य सात्विक मतलब वो अच्छा है, तो आर्य और सात्विक, ये चार इसके अंग होते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि आज हम अनुभाव तक ही लास्ट क्लास करेंगे। तो अनुभाव को हमने पढ़ा और उसके हमने चारों प्रकारों को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जिस बचा हुआ शेष है उसको करेंगे। हो सकता है 2-3 क्लास में या 2-3 क्लास लगेगी, क्योंकि थोड़ा टॉपिक लंबा रहता है और सारी चीजों को व्यवस्थित करके पढ़ाना पड़ता है। तो आप बिल्कुल रेगुलर बने रहें। हम अलंकार को पूरा करके आज रस स्टार्ट किए हमने, और आप सबको यही रहेगा कि आपको सबको क्लास कैसी लग रही है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सहयोग के साथ आए। और मैंने जो बोला है कि हो सकता है कि मैं इस महीने में नहीं तो अगले महीने में आप सबका सहयोग रहेगा, तो पक्का जरूर मैं बाल विकास की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आपको बहुत एक अच्छे नोट्स के साथ मिलेगी और बेसिक टॉपिक से। किसे बाल विकास किसे कहते हैं, बाल विकास में बाल का विकास कैसे होगा, कौन कौन से इसके नियम है, क्या है, वो सारी चीजें हम व्यवस्थित करके चलेंगे। और क्या है, अभी थोड़ी बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन पे भी निर्भर करती है कि सिलेबस में क्या परिवर्तन किया जाता है। हालांकि बाल विकास रहेगा, क्योंकि उसको हटा नहीं सकते हैं। अब कम ज्यादा उसको भले ही कर दें, वो क्या करते हैं, लेकिन हमें मुश्किल से कम समय मिलेगा, उसकी वजह से हमें कुछ टॉपिक है जो क्लियर करते चलना है। उसके साथ साथ अगर समय मिलता है तो मैं एक राज्यों के बारे में विशेष जानकारी के साथ एक छोटी छोटी क्लासें, सारे जो हमारे 28 राज्य हैं, तो उनके बारे में हमें पूरी एक विस्तृत जानकारी, साथ में केंद्र शासित प्रदेश, वो कितने वहाँ जिले हैं, कितनी विधानसभाएं हैं, कितने लोग, वो छोटा मतलब एक जनरल नॉलेज की टाइप में हम क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कितना स्टार्ट होता है, अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो और समय व्यवस्थित रहेगा तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे। बाल विकास जरूर स्टार्ट करने वाले हैं, जहां तक है हम अगले महीने बाल विकास की क्लास स्टार्ट कर देंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका सबका सहयोग कैसा है। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम बचे हुए इस टॉपिक के साथ, और हम इसको बहुत जल्द आप इसको पूरा करेंगे, और नेक्स्ट जो नया टॉपिक होगा फिर हम उसको पूरा करेंगे। और हम जहां तक है कि व्याकरण को पूरा एकदम व्यवस्थित लेके चल रहे हैं और पूरा ही पढ़ाएंगे, आप बीच में कहीं नहीं छोड़ेंगे। बस आप अपना सहयोग बनाए रखें। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।